हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट सुपर टेट जैसे जैसे पास आ रहा है, आप सभी लोग तैयारी में भी ज़्यादा से ज़्यादा लगे हुए हैं। इसमें आपका सबसे मेन टॉपिक जो आता है, जो कि आपको सबसे सही सटीक अंक दे सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको इसी टॉपिक में आती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग संस्कृत की। तो दोस्तों, संस्कृत की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको पहली क्लास दे रहे हैं संस्कृत की, जिसमें एक आपको स्पेशल सेट तैयार करके दे रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चंस का एक कंप्लीट सेट देने वाले हैं, जो कि आपके जो सुपर टेट में क्वेश्चंस आएंगे उनमें काम करेगा, और साथ ही साथ यूपी टेट के 30 क्वेश्चंस में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस पूरे सेट को सॉल्व करिएगा, देखिएगा कैसी आपकी तैयारी है। जल्द ही आपको इसकी चैप्टर वाइज क्लासेस भी हम देने वाले हैं, लेकिन पहले इस सेट को करना बहुत जरूरी है। हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चंस को देखना, अधिक से अधिक शेयर करना, और चुनिंदा क्वेश्चंस आप सभी को लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया, संस्कृत में क्वेश्चन लिखा, ऊ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऊ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, ऊ हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे ओठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, यानी कि किसका कार्य हो रहा है, ओठ का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओष्ठ जो दिया गया, ओष्ठ यानी कि होठ दिया गया, ओठ दिया गया है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान, साथ ही साथ बड़ा ऊ और पा वर्ग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ऋर स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऋर स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋर आपका स्वर है, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसका उच्चारण स्थान, देखिए मेन चीज आप लोगों को जो याद रखनी है, स्वर के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आपका एक आपका आ गया ऋर आ गया। इसके अलावा आपके जो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण स्थान एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो ऋर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और यहां पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सटीक ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। जी हां दोस्तों, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है किसका? ये आपका ऋर का उच्चारण स्थान होता है। बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। चा वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? चा वर्ग यानी कि आपने पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने आपको अलग अलग वर्ग बताए थे, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग था। एक चा वर्ग का पूरा जो चा के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, उन सभी का उच्चारण स्थान इसके अंतर्गत आ जाएगा। और हमने आपको बताया था चत इस प्रकार से याद रखना है, यानी कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान ता से प्रारंभ होगा, और यहां पर ता से दिया गया है तालु। जी हां दोस्तों, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तालु चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। बढ़ते हम लोग अगले फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको शब्द रूप धातु रूप से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आपने हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो ना देखी हो, तो वह जरूर देखेगा। उसमें हमने आपको बहुत ही इजी ट्रिक से सारे धातु रूप पढ़ाने बता दिए हैं, कैसे आप लोगों को उनको याद रखना है, और हमेशा के लिए आप उन चीज़ों को याद कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी संस्कृत की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जरूर देख लीजिएगा। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बालक शब्द से तृतीयक वचने रूपम भवति। बालक शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन, ये पूरा आपको पढ़ना। तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप पूछे गए किसके? बालक शब्द के। तो आपके बालक शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन के अंतर्गत जो रूप आता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? बालकेन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालकेन कहा जाता है तृतीय विभक्ति एक वचन के अंतर्गत बालक शब्द के रूप को। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पितृ शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? द्वितीय बहुवचन, दोनों चीजों को समझना, विभक्ति कौन सी है? द्वितीय है, और बहुवचन है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पितृन। जी हाँ दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय बहुवचन में पितृ को हम क्या पढ़ते हैं? पितरन पढ़ते हैं।
याद कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण धातु रूप शब्द रूप में आपको हलंत और विसर्गों का ध्यान रखना है, क्योंकि सेम टू सेम आपको वही शब्द रूप दूसरे में भी देखने को मिलेगा, दूसरी विभक्ति वचन में, लेकिन क्या होगा, कहीं पर आपको हलंत मिलेगा, कहीं पर आपको विसर्गें मिलेंगी और कहीं पर कुछ नहीं होगा। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, युष्मद् शब्द से पंचमैक वचने रूपम भवति। पंचमैक वचन यानी कि पंचम एक वचन, दोनों को अलग अलग करना है हमको। सबसे पहले युष्मद् शब्द के रूप पूछे गए, कैसे, पंचम और एक वचन, पंचम विभक्ति और एक वचन में कौन सा आ जाएगा। आपके सामने चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने ध्यान से देख लिए होंगे और करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन। त्वत जो आता है ये आपका युष्मद् शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप के अंतर्गत आता है। शब्द रूप आपको अपने खुद ढंग से याद करने होंगे, जैसे भी याद कर सकते हैं। आपको कम्युनिटी टैब में उनकी फोटोज शेयर कर देंगे, आपको बता देंगे कैसे पढ़ना, एक अलग से वीडियो भी आपको दे देंगे, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि लगभग आपके यूपी टेट में 5 अंक से शब्द रूप 100% पूछे जाएंगे और धातु रूप भी 2-3 अंक के जरूर पूछे जाएंगे। तो ये 8-9 नंबर आपके सीधे सीधे यहां से कंफर्म हो जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, गुरुवे इत रूपम अस्ति। अब यहां पर आपको सीधे सीधे शब्द रूप दे दिया गया है, आपको उसका विभक्ति वचन पहचानना है, आपको साथ ही साथ शब्द को भी पहचानने को दे दिया जाता है। तो गुरुवे सबसे पहले आपको पता होगा किसके अंतर्गत आता है। गुरु शब्द क्या रूप है, किसका है, गुरु। गुरु किसमें आता है, उकारांत के अंतर्गत आता है। उकारांत शब्द रूप में आपका गुरु आ जाता है। तो ये आपका गुरुवे जो दिया गया ये आपका किसके अंतर्गत आता है, एक वचन के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर कर लिया, लेकिन चारों ही आपके एक वचन के दिए गए। अब हम क्या करेंगे, तो ये आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप के अंतर्गत आता है। यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। याद कर लीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरुवे का सही रूप होता है। 8th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, द्रस धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन रूपम अस्ति। तो सीधे सीधे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन छोटा सा कंफ्यूजन आपका 1 नंबर ले सकता है। क्या दिया गया, द्रस धातु लट लकार से। सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए लट लकार कौन सी होती है। तो हमारी लट लकार कौन सी होती है, जो हमारे वर्तमान काल की होती है। पठति पठता पठंती, सबसे इजी रूप जो होते हैं वो आपके लट लकार के ही होते हैं और लगभग सभी के सेम टू सेम रूप होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर द्रस धातु क्यों दिया, क्योंकि द्रस धातु के रूप आपको याद रखना है, मुख्य रूप से जब हम इन प्रकार के लकारों में बनाते हैं तो आपके पस्य से बनते हैं, लेकिन जब हम भविष्य काल में पहुंचते हैं यानी कि लिट लकार में पहुंचते हैं तो द्रस्य से द्रक्ष हो जाते हैं, यानी कि यहाँ हम पस्य को ढूंढेंगे प्रथम विभक्ति बहुवचन में, यानी कि पठति पठता पठंती। अंत जहां पर ना और ता दोनों लगे हों वो आपका सही हो जाएगा, जो कि हमारा किसमें दिया गया, डी नंबर ऑप्शन में। काफी लोगों ने यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन चूज कर लिया होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं होगा। और द्रस धातु लट रकार में आपका पश्यंती बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल सही टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, सेव धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम भवति। सेव धातु के कौन से लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप। तो सेव धातु में लंग लकार कौन सी होती है, लंग लकार आपकी होती है भूतकाल वाली। भूतकाल वाले में एक चीज और हमने आपको बताई थी, शब्द के आगे आ लग जाता, छोटा आ आपको लगा हुआ जरूर मिलेगा। उस धातु रूप की वीडियो को देख लेंगे तो ये कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेव धातु का असेव्य रूप बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद करते रहिए, क्वेश्चंस को समझते रहिए और आप लोग भी एक एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिएगा, पा धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष वचने रूपम अस्ति। पा धातु के, पा धातु कौन सी होती है, पिब धातु भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी, कहीं कहीं पा धातु देखने को मिलेगी। तो पा धातु के विधिलिंग लकार में, इसमें हमने क्या बताया था आपको, एत वाले रूप जो होते हैं वे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा, सबसे कठिन अगर कोई है तो वो आपका विधिलिंग के रूप ही आते हैं, क्योंकि इसमें आपको सेम टू सेम 2-3 एक जैसे शब्द देखने को मिल जाते हैं। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पिबेत। लेकिन
जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की, तो ये वाला पिबेत आ जाता है, यानी कि दोनों हैं बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन इसमें क्या लगा, इसमें हलंत लग गया है। लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे थे, मध्यम पुरुष बहुवचन की, तो बहुवचन में आपका हलंत हट जाता है, बाकी सब चीज जो रहती है बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। इसी बात को हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, अस धातु हो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूपम भवति। अस धातु के रूप आपसे पूछे गए, लिट लकार का पूछा गया। लिट लकार कौन सी होती है, ये आपकी भविष्य काल वाली, यानी कि इस्यति इस्यतः इस्यन्ति वाली जो है आपकी, वो आपकी इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी कि यहाँ सबसे इजी पूछा गया आपका प्रथम पुरुष एक वचन में, तो सीधे सीधे आपका इस्यति पठिष्यति, तो भविष्यति, इस्यति क्या हो जाएगा, अस धातु का भविष्यति हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कम से कम समय में आपकी सबसे सटीक तैयारी यहीं पर कराई जाएगी। बिल्कुल आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्लासेस को देखने की ज़रूरत है। सब कुछ चुनिंदा टॉपिक बाई टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, था व्यंजन उच्चारण स्थानम भवति। था व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है। था व्यंजन किसके साथ में आता है, ता वर्ग में आता है। ता था दाधा ना, तो जब आप ता था दाधा ना बोलते हैं तो आपकी जीभ जो है किस में लगती है, दांत में लगती है। यानी कि हमने आपको किस में बताए थे, दंत के अंतर्गत बताए थे, यानी कि इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। था वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत के अंतर्गत आ जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहां पर आपको बताने हैं विभक्ति, किस विभक्ति को हम यहां पर लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सबसे कठिन रूप बन जाते हैं। यहां पर क्या दिया गया, खाली स्थान सह बालकः गच्छति, यानी कि यहां पर आपको बताना है कि बालक जाता, पिता के साथ बालक जाता है, तो पिता के साथ के लिए हम पिता के किस रूप को यहां पर प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सह के साथ हम कौन सी, पितरः का प्रयोग करेंगे। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन तृतीया विभक्ति पित्रा का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको समझना है, क्या दिएगा, बालकेन मोदकम रोचते। यहाँ पर बालकेन जो दिया गया, क्या दिया गया, गलत दिया गया। यहाँ पर बालकेन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रोचते के लिए हम किसका प्रयोग, रोचते के लिए, क्रुधत के लिए, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ से बालकेन हट करके जो शुद्ध रूप प्रयोग में लाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बालकाय हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो सी नंबर सॉरी दिया गया है बालकाय, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बालकाय मोदकम रोचते, यानी कि बालक को मोदक यानी कि लड्डू पसंद हैं, अच्छे लग रहे हैं, रोचते लगते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। यह भी आपका इसी प्रकार का दिया गया, नृपः दुर्जनम क्रुधयति, क्रुधति, क्रुद्ध के लिए, इसके अलावा आपका ईर्ष्या के लिए, इसके बाद एक और होता है, इन सभी के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आपका रेखांकित पद जो है दुर्जन है, तो दुर्जन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति में हम कर देते हैं दुर्जनाय। जैसे ऊपर बालकाय कर दिया था, यहाँ पर दुर्जनाय कर दिया है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना नृप जो होता है, नृप को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको शब्दार्थ की भी एक वीडियो काफ़ी पहले दे चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको उसकी रिवीजन क्लासेस देने वाले हैं, तो आप लोगों ने ना देखी तो उनको फिर से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि नृप शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, अभिता परिता योगे विभक्ति भवति। अभिता परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अभिता परिता के योग में, तो हम हमेशा अभिता परिता यानी कि आसपास, ऊपर नीचे, इस प्रकार के शब्दों के लिए द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। नायक इस शब्द का आपको संधि विच्छेद
बताना है। पवन हो गया, पावक हो गया, नायक हो गया, ये सभी एक ही के अंतर्गत आते हैं। नय प्लस अकहा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब हम संधि की बात करते हैं तो सब आपकी यहाँ पर स्वर संधि है, सबको पता है, लेकिन संधि आपकी है अयादि स्वर संधि। ठीक है, एचो एवा एवा इसका संस्कृत में सूत्र होता है अयादि संधि का, और यह आपका इसी का उदाहरण है। नय प्लस अकहा ये इसका आपका संधि विच्छेद होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर। इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। इति प्लस अपि सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए जल्दी से। इति प्लस अपि का संधि रूप आपको बताना, तो ये आपका चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इत्यपि। जी हाँ दोस्तों, इति प्लस अपि यानी कि ई और आ मिलकर के किस में परिवर्तित हो गए, या में परिवर्तित हो गए, जो कि आपके पहले शब्द में दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इत्यपि बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका यण संधि के अंतर्गत आ जाता है। ये भी आपका स्वर संधि का रूप होता है और ये आपका यण संधि में या बन करके आ जाता ई और आ टूट के। तो इत्यपि इत्यादि ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, याद कर लीजिएगा। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपसे स्वर संधि आएगी तो मोस्टली आपसे या तो यहाँ पर पूछ दिया जाता अयादि संधि या फिर यण संधि, इनमें से ही एक देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सूत्र होता है इको यणच, याद कर लीजिएगा। उसका एचो एवा एवा इसका इको यणच सूत्र होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बस आप लोग समझिए, एक एक क्वेश्चन को याद करिए। 19 नंबर क्वेश्चन है वागीसः अत्र संधि अस्ति। वागीसः में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद आपको आना चाहिए। हिंदी की बात अलग होती, संस्कृत की बात अलग होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईसः। संधि विच्छेद सेम रहता है लेकिन सूत्र बदल जाते हैं। तो वाक प्लस ईसः क्या हो जाता है आपका वागीसः, का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाता है। और हम सीधे संधि की बात कर रहे हैं तो हिंदी में सीधे हम लिख देते हैं व्यंजन संधि। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जसत्व संधि। व्यंजन संधि सबसे कठिन रूपों में आपके संस्कृत में ही उभर के आती है। तो जसत्व संधि आपका यहाँ सूत्र हो जाएगा और ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। झलोम जसवंते इसका सूत्र हो जाता है, याद कर लीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नृप पद का हिंदी में क्या अर्थ होता है, ये आपको जरूर अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करना है। 20 नंबर क्वेश्चन है वनौषधि अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। वनौषधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस देखिए, समझिए और आंसर करिए। तो वन प्लस औषधि, इससे मिलकर आपका वनौषधि बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको बताना है संधि कौन सी हो जाएगी। तो स्वर संधि के अंतर्गत आती है वृद्धि संधि, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के सभी क्लास के। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच, याद करते रहिए, समझते रहिए। सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल सफलता मंत्र को आज ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको लगातार चैप्टर वाइज क्लासेस दे चुके हैं, काफ़ी लोगों को उससे सफलता भी मिली है। आप लोग भी जुड़िए और सफल होकर जाइए पूरी सटीक तैयारी के लिए। करंट के भी क्लासेस आपको लगातार देते आ रहे हैं और इस तरीके की और क्लासेस भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। टेलीग्राम पर जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। इसे अधिक से अधिक शेयर करना मत करिए भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।